नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 12 हिंदी विषय को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल फ्री राष्ट्र हित में शुद्ध देसी भाषा में कराया जाता है। तो इससे पहले कि आपको इसमें हम चल रहे हैं हिंदी विषय की तरफ। तो यहाँ पर हिंदी काव्य साहित्य का विकास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला आपको बता चुके हैं कि इससे पहले 2 पार्ट बना चुके हैं। आज आपके समक्ष लेकर हम आए हैं तीसरे नंबर पार्ट को। तीसरे नंबर पार्ट को हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 की कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 2013 में और 14 में क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है, इसमें पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संदेश रासक पहला दे रहा है विकल्प, दूसरा दे रहा है पृथ्वीराज रासो, तीसरा दे रहा है बिसलदेव रासो और चौथा दे रहा है अखरावट पद्मावत। मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आदिकाल की कह रहा है कि कौन सी रचना नहीं है। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर संदेश रासक है, पृथ्वीराज रासो है, ये फिर बिसलदेव रासो है। ये सब के सब क्या है, आदिकाल की रचना है। लेकिन यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा क्या, तो अखरावट पद्मावत जो है वो क्या है, तो आदिकाल की रचना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए कि ये अखरावट और पद्मावत जो है वो क्या है, आदिकाल की रचना नहीं है। राइट मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 में दे रहा है कि कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ग्रंथ है जो आदिकाल का है। तो यहाँ पर दे रहा है सूरदास, पद्मावत, फिर आंसू, फिर दे रहा है बिसलदेव रासो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि यहाँ पर दे रहा है कि कौन सा ग्रंथ है, ग्रंथ और कब का है, तो आदिकाल का है। तो यहाँ पर आप सीधा बताएंगे बिसलदेव रासो। राइट, बिसलदेव रासो। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया आपका 52 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन को बढ़ा लेते हैं ताकि आपको देखने में किसी प्रकार का कोई समस्या न आ सके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया है 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके बाद से ये कह रहा है कि प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे था। तो यहाँ पर दे रहा है कृष्ण भक्ति काल से, कह रहा है कि सगुण भक्ति काल से, निर्गुण भक्ति काल से, राम भक्ति काल से। तो यहाँ पर प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है, तो आप बता देंगे, सीधा बताएंगे आप, निर्गुण भक्ति काल से। राइट मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है 54 में बोल रहा है कि भक्तिकालीन कवि कौन है। भक्तिकालीन कवि कौन है, तो देखिए यहाँ पर दे रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, कि हरिऔध है, कि महादेवी वर्मा है, कि कुंभादास हैं। तो यहाँ पर 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कहा रहा है कि भक्तिकाल कवि कौन है, भक्तिकालीन कवि कौन है, तो आप बताएंगे कुंभन दास। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, कुंभन दास। राइट बिल्कुल एक आपको ट्रिक दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए भक्ति यानी यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये इस पर भी क है और इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी क है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, कुंभन दास होगा। कौन होगा, कुंभन दास। राइट, अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया है ना कुंभन दास वाला। तो यहाँ पर चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कबीर नानक दादू, फिर कह रहा है मुकुल दास, फिर कह रहा है रैदास किस काव्यधारा के कवि थे। कह रहा है कि कबीर, नानक दादू, मलुक दास तथा रैदास किस काव्यधारा के कवि थे। तो यहाँ पर दे रहा है प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा के कवि थे, कि सगुण भक्ति काल कवि थे, कि यहाँ पर ज्ञानाश्रयी संत काव्यधारा के कवि थे, कि इसमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भी थे ये सब के सब कबीर संत थे ना, कबीर क्या थे, संत थे। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ज्ञानाश्रयी संत काव्यधारा के कवि थे। राइट, तो इस प्रकार आप दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा और उसके बाद तैयार कर लीजिएगा। राइट, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे रहा है 56 में बोल रहा है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं रीति सिद्ध काव्य, फिर कह रहा है कि रीति मुक्त काव्य, फिर कह रहा है भक्ति काव्य। तो इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका भक्ति काव्य। तो स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, किस काल को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि यहाँ स्वर्ण युग किसको कहेंगे, तो भक्ति काव्य को कहेंगे, इस प्रकार ये तैयार हो गया होगा।
मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न की तरफ रुख करने से पहले आपको बता दें कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि किसी भी गरीब भाई बहन या जो भी हैं संबंधित राष्ट्र हित में आपको बता दें कि ये सबके सब वीडियोज फ्री में अपलोड कर रहे हैं ताकि हर एक बच्चा समझ सके और पढ़ सके मेरे प्यारे बच्चों। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और धैर्य से देखिए, हर एक चीज़ कंप्लीटली रूप से तैयार हो जाएगा क्योंकि आप धैर्य एजुकेशन क्लासेज में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रसखान किस काव्यधारा के कवि थे मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है रसखान किस काव्यधारा के कवि थे। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपको कि रसखान किस काव्यधारा के कवि थे। तो यहाँ पर बता देंगे हम कि यहाँ पर देखिए कृष्ण भक्ति काल काव्यधारा के। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं रसखान, रसखान का जहाँ नाम आएगा समझ जाएंगे कृष्ण भक्ति काल काव्यधारा के कवि थे। राइट, तो बिल्कुल इसको ब्रेन में आप बनाए रखिएगा। अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया है 58 में क्या पढ़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास, कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, फिर कह रहा है कि हृदयराम तथा यहाँ पर दे रहा है कि प्राणचंद किस काव्यधारा के कवि थे। ये देखिए इसमें कुछ कवियों के नाम दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास भी हैं, केशवदास भी हैं, हृदय राम भी हैं, प्राणचंद्र भी हैं। ये सब के सब किस काव्यधारा के कवि हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर तुलसीदास के नाम आ गया तो समझ जाइए कि ये किसके हैं, राम भक्ति काव्यधारा के। किस भक्ति धारा के, राम भक्ति काव्य धारा के। राइट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया एक अगला। यहाँ पर देख पा रहे हैं 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है। आपसे 2016 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है। तो अवधी का है कि ब्रज भाषा का है कि खड़ी बोली का है कि भोजपुरी का है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ब्रज भाषा का है। किसका है, ब्रज भाषा का। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है तो आप बताएंगे ब्रज भाषा की है। विनय पत्रिका किसकी है तो ब्रज भाषा की है। अब देखिए ध्यान से, लगभग इसको ट्रिक बैठा है दिमाग में। तो यहाँ पर ब है, ये भी क्या है, ब है, ब से स्टार्ट हो रहा है, लगभग ब। राइट, व एक ही जैसे लगता है और बाकी किसी में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, दिमाग में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है तो आप बताएंगे ब्रज भाषा की। राइट, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न है 60 नंबर कि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की है किस भाषा में। तो ये तो आप जानते हैं अवधी भाषा में। राइट, तो इसको बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, पहले से आपको कंप्लीट रूप से तैयार हो गया होगा क्वेश्चन। अब 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि रीतिकाल के दूसरा नाम क्या है। ये देख रही है तमाम मूल्यवना दे रहा है ये सब, मुक्तक शैली काल या चमत्कारिक काल, फिर कह रहा है कि श्रृंगार काल। तो रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है, श्रृंगार काल। क्या है, श्रृंगार काल। मेरे प्यारे बच्चों भुलाइएगा मत, बस दिमाग में बनाए रखिएगा इसको। अगले नंबर प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, किसने दिया था। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, क्या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मोटे तौर पर, मोटे अक्षरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। क्या रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया था। तो यहाँ पर बताएंगे विकल्प नंबर आपका ये सही हो जाएगा कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही दिया था। राइट, तो इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगले नंबर प्रश्न को देखने से पहले थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख सके। राइट, तो यहाँ पर दिया जा रहा है 63 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ बड़ा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिएगा इसको। निम्नलिखित कवियों में से रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त कवियों का चुनाव कीजिए। या रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, या रीतिबद्ध या रीतिकालीन कवि हैं, या रीति मुक्त काव्य के रचनाकार कवि हैं। देख कितना बुलवाएगा। एक निम्नलिखित में से कह रहा है रीतिकालीन कवि कौन सा है। देखिए कुल मिला जुला के यहाँ पर सारे सिस्टम्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हम बताएंगे एकदम इम्पोर्टेंट, इसको लिखेंगे इम्पोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। ये इम्पोर्टेंट है आपके भविष्य के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तमाम तरह से इस क्वेश्चंस को किसी न किसी रूप में पूछा गया है। तो कुल मिला जुला के इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर उत्तर में दे रहा है यहाँ पर भूषण, फिर क्या दे रहा है घनानंद, फिर कह रहा है बिहारी बोध ठाकुर, फिर यहाँ पर दे रहा है आचार्य केशवदास। अब इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक देखते हैं इसको नीचे। तो यहाँ पे उत्तर में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। उत्तर में कह रहा है मुक्ति काव्य धारा के
रीति मुक्ति काव्य के रचनाकार कवि कौन कौन हैं? तो रीति मुक्ति यहाँ रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? तो पहला स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भूषण है, बिहारी हैं, राइट। यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, तो रीतिबद्ध कवि में आपका एक क वाला सही हो जाएगा, और कौन वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ग वाला सही हो जाएगा, बिहारी। और पूछेगा आचार्य, ये भी सही हो जाएगा आपका आचार्य केशवदास, तो यहाँ पर अंग वाला भी आपका सही हो जाएगा। रीतिमुक्त पूछेगा तो घनानंद और बोधा ठाकुर हो जाएंगे, राइट। तो दो प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दे चुका है आपका, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध कवि। तो रीतिमुक्त और रीतिबद्ध में दोनों में आएगा, तो आप रीतिमुक्त में कौन कौन हो जाएंगे? तो घनानंद और बोधा ठाकुर, राइट, घनानंद और बोधा ठाकुर। और रीतिबद्ध कवि में कौन कौन आ जाएंगे? भूषण, बिहारी और आचार्य केशव, राइट। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है तमाम तरह से, राइट। अब यहाँ पर दे रहा है 64 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा कवि रीतिकाल का है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कवि रीतिकाल का है। तो अभी देखें आप, बिहारी हैं, कौन है? बिहारी हैं। अभी ऊपर आप देखें रीतिकाल या रीतिमुक्त में, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर रीतिबद्ध कवि कौन है? तो यहाँ पर बिहारी का नाम आया है, गाँव में देख रहे हैं ना, ये बिहारी का नाम आया है। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा ये, तो कौन सा कवि रीतिकाल का कवि है? तो आप सीधा बताएंगे बिहारी। कौन है? बिहारी, राइट। अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, रीतिकालीन कवि कौन है? फिर यहाँ पर दे रहा है, देखिए रीतिकालीन कवि कौन है? तो मीराबाई हैं कि रसखान है कि विद्यापति हैं कि द्विज देव हैं? तो यहाँ पर द्विज देव हो जाएंगे, राइट। 2014 में क्वेश्चन हालांकि पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, रुक करते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है निम्नलिखित में से रीतिकाल की कृति हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रीतिकाल की कृति कौन है? तो रस मंजरी, प्रेम सागर, कह रहा है यहाँ पर आर्या सप्तशती, या कह रहा है कि बिहारी सतसई। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर दो हैं, राइट। निम्नलिखित में तो रीतिकाल की कृति कौन कौन है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला भी है, रसमंजरी भी है, और यहाँ पर बिहारी सतसई भी हैं, दोनों हैं। बिहारी सतसई रीतिकाल की कवि बिहारी सतसई और क्या, और रसमंजरी दोनों हैं, राइट। इस प्रकार से आप कंप्लीट बता चुके हैं सकते हैं। अब अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं हम, थोड़ा स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा आप जरूरत के हिसाब से। यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि बिहारी सतसई की भाषा क्या है। कह रहा है कि बिहारी सतसई जो हैं उनकी भाषा क्या है, अवधी है कि खड़ी बोली है कि यहाँ पे ब्रज भाषा है कि मैथिली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ब्रज भाषा है। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि बिहारी सतसई की भाषा कैसी है, तो ब्रज भाषा में है, राइट। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि ब से ब हो जाएगा यहाँ पे ब्रज भाषा, राइट। इसको भी आप दिमाग में रख सकते हैं, किसी इसका स्टार्टिंग बस है, इसका भी स्टार्टिंग बस है, राइट। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 68 नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, किसको कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत? तो यहाँ पर दे रहा है घनानंद को कि भूषण को कि केशव को कि पद्माकर को। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2013 और 16 दोनों में वर्ष में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक तरह से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? वो प्रेत अजीब नाम है, देख रहे हैं आप। तो कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे केशव को कहा जाता है। देखिए ये भी क से स्टार्ट हुआ है और ये भी क से स्टार्ट हुआ है, अब बाकी कोई भी इसमें क से स्टार्ट नहीं हुआ है विकल्प, राइट। तो इस प्रकार कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव को। प्रेत किसे कहा जाता है? केशव को। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव को। मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं आ रहा है आपको। अगले नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कह रहा है तथा महादेवी वर्मा किस वाद से संबंधित है? यहाँ पर देख पा रहे हैं किस वाद से संबंधित है, देख रहे हैं ना। ये किस वाद के मतलब देखिए यहाँ ध्यान से, कह रहा है किस वाद से संबंधित है? छायावाद से संबंधित है। किस वाद से संबंधित है? छायावाद से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चंस को देखते हैं हम, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि कौन है? तो ये तो जान रहे हैं आप पहले से ही, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? छायावादी कवि है। तो किसी विकल्प को देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पर 2 साल पूछा है क्वेश्चन, ये एक तरह से इंपॉर्टेंट के सीरीज में आता है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 लेके। तो क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है कामायनी में श्रद्धा स्वर्ग। कह रहा है कामायनी में श्रद्धा स्वर्ग किस शब्द सर्ग के बाद आता है?
ठीक है। तो आशा सर्ग के बाद आता है, किसके बाद आता है? आशा सर्ग। चिंता सर्ग के बाद, लज्जा सर्ग के बाद, कि काम सर्ग के बाद। तो यहाँ पर बताएंगे हम किसका 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 मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, देखते हैं हम। तो क्या बताएंगे? कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस शब्द के बाद आता है? सर्ग के बाद आता है। तो किसके? आशा सर्ग के। किस सर्ग के बाद आता है? आशा सर्ग के मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल तैयार हो गया। तो कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो आशा सर्ग के। अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे जाना जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को, राइट। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को, राइट। देखिए इसको कैसे आप ट्रिक में दिमाग में रख सकते हैं, इसको ट्रिक के कारण। तो ये स से सुकुमार कवि, सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। यहाँ सु हो गया। बस अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि 73 नंबर क्वेश्चन कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी किस रचना पर मिली थी? यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि सुमित्रानंदन पंत को कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2013, 15, 17, 18, 20, हाँ 21 में भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या बताएंगे हम? विकल्प दे रहा है लोकायान पर, कि युगांत पर, कि कला और बूढ़ा चांद पर, कि चितंबरा पर। तो मेरे प्यारे बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चितंबरा पर मिला था। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी किस रचना पर मिला था? तो सीधा आप बताएंगे चितंबरा पर। किस पर मिला था? चितंबरा पर, राइट। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ कह रहा है पंत जी की प्रगति, कह रहा है पंत जी की कह रहा है प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। पंत जी की प्रगतिवादी रचना क्या मानी जाती है? पल्लव की, युगांत की, गुंजन की, वीणा। आप क्या बताएंगे कि पंत जी की प्रगतिवादी रचना क्या है? तो आप बताएंगे युगांत है। प्रगतिवादी क्या है? युगांत है, राइट मेरे प्यारे बच्चों। प्रगतिवादी क्या है? युगांत है, राइट। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में 2011 और 2020 में। यहाँ पर कह रहा है छायावाद की विशेषता क्या है? छायावाद की विशेषता क्या है? तो छायावाद की विशेषता यहाँ पर देख रहे हैं, इतिवृत्तात्मकता है, कि श्रृंगारिकता भावना है, या श्रृंगारिक भावना है, कि सौंदर्य एवं प्रेम है, कि प्रकृति चित्रण है। तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं? तो यहाँ पर हम सीधा बताएंगे कि सौंदर्य एवं प्रेम है। क्या है? सौंदर्य एवं प्रेम है। छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य एवं प्रेम है, राइट। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम बिना देर किए हुए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो का ड्यूरेशन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 17 मिनट हो गया। हम आपको बताते हैं कि लेंथ बड़ा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई उलझन साबित न हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे बच्चों।